जय हिंद। जानते हैं आज उच्चारण स्थान के बारे में, वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, किसी भी वर्ण को अगर हम बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या क्या हो सकता है ये पहले समझते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हम जो है सबसे पहले कंठ से ध्वनि निकलता है। कहां से? कंठ से ना, कंठ से। सबसे पहला उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ के बाद उसके बाद आता है कहां? तालु। मुख का ऊपर वाला हिस्सा जो वो क्या है? तालु है। मुख का ऊपर वाला हिस्सा तालु है। मुख गुहा इसको कह सकते हैं, मतलब मुख का आंतरिक भाग। मुख का आंतरिक भाग, उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो वो क्या है? तालु है। उसके बाद तालु से जैसे आगे बढ़ेंगे तो तालु जैसे जैसे झुक जाता है छतरी की तरह, जहां से झुकता है वो झुकने के बाद जो आपका जिसमें दांत लगा हुआ है, जिसमें दांत क्या है? दंत लगा हुआ है। जिसमें दंत लगा हुआ है वो क्या है? मसूड़ा है। उसी को मूर्धा कहते हैं, उसी को मूर्धा कहते हैं। और मूर्धा जिसमें लगा हुआ मूर्धा हो गया। उसके बाद आपका क्या है? दांत है। उसके बाद क्या है? दंत है। और दंत किससे ढका हुआ रहता है? ओष्ठ से। दंत किससे ढका हुआ रहता है? ओष्ठ से। मतलब हम किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा किसका सहायता होगा? या तो कंठ का होगा, या तो तालु का होगा, या तो किसका होगा? मूर्धा का होगा, या तो दंत का होगा, या तो ओष्ठ का होगा। और बीच में सबसे मेन काम करता है वो जीव है। वो कौन है? जीव है। किसी भी हम स्वर का उच्चारण करें किसके द्वारा? जीव के द्वारा ही होता है। लेकिन ये सब क्या करता है? सहायता करता है। जीव जाके कहां कहां टच होता है ये देखा जाता है। जैसे देखिए, तो सबसे पहले उच्चारण स्थान का सबसे पहला उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। सबसे पहला कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद हो गया आपका मूर्धा, और उसके बाद दंत, और उसके बाद ओष्ठ। मतलब उच्चारण स्थान मुख्य रूप से कितने हैं? 5 है। उच्चारण स्थान मुख्य रूप से कितने हैं? 5 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उच्चारण स्थान मुख्य रूप से कितने हैं? 5 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब हम इसी को क्या करते हैं? इसमें वर्ण को हम सजाते हैं। वर्ण को सजाते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में पढ़े थे, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में कितने तरह का व्यंजन था? मतलब 5 वर्ग था। उसमें जो हम व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटे थे? 5 था ना। जैसे पहला वर्ग था क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 गो वर्ग था। तो हम देखें कि वो जो 5 वर्ग था, और यहाँ भी उच्चारण स्थान भी कितना है? 5 है। उच्चारण स्थान भी कितना हो गया? 5 हो गया मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ नाम लिख दिए हैं कि आपका मुख्य रूप से ये क्या है? 5 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो देखिए, कंठ में आ जाएगा क। ऐसे भी क से कंठ होता है, तो क का क्या हो गया? क वर्ग किस में आएगा? कंठ में आएगा। च वर्ग तालु में आएगा, च वर्ग तालु में। मूर्धा किस में आ जाएगा? ट वर्ग में। उसके बाद दंत आ जाएगा आपका तो वर्ग। दंत में क्या आ जाएगा? तो वर्ग। और उसके बाद ओष्ठ हो गया किसका? प वर्ग। ओष्ठ हो गया प वर्ग का ना। ये तो आसान है, मतलब इतना तक आसान है। उसके बाद जो है उसका भी हम बताते हैं ट्रिक। मतलब यहां तक तो फिक्स हो गया कि जैसे कि हम कहते हैं कि अगर च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तो च वर्ग का क्या हो जाएगा? तो हम देख लें तालु हो जाएगा ना। तुरंत हम ऐसे गिन सकते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इधर क्या हो गया? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ना। इसमें देखिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें अब ये भी पूछा जा सकता है, जैसे अगर हम कहें कि घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा ना, क्योंकि वो किस में आता है? क वर्ग में आता है। क वर्ग मतलब पहला वाला कंठ ना। अगर हम कहेंगे थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो थ किस में आता है? दंत में आएगा ना। दंत मतलब उसका किसका? दंत हो गया उच्चारण स्थान। और वो किसका है? तो वर्ग का है। तो वर्ग का वर्ण है वो, तो वर्ग का वर्ण है। तो थ किस में आ जाएगा? दंत। थ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। अगर हम इसको उच्चारण भी करें सही तरह से तो इससे भी हमको पता चल जाएगा। जैसे हम क ख का जो है ना, क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण जो बोलते हैं ना, तो पूरा देखिए इसमें कंठ का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। मतलब जीभ जो होता है ना, जीभ कंठ के पास चले जाता है। जीभ कहां चले जाता है? जैसे बोलिए क, ख, मतलब जीभ कहां चले जाता है? कंठ का सहारा इसमें अधिक लिया जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। उसके बाद तालु। तालु जो है, तालु में देखिए च वर्ग जैसे आता है। च वर्ग का आएगा। जैसे च बोलिए, च, छ, ज, झ। तो देखिए च, छ जैसे हम बोलते हैं तो जीव कहां आता है?
जीभ कहाँ आता है? तालू के पास। जीभ कहाँ जाता है? तालू के पास। ऊपर में जो तालू है वहीं जाता है। च, छ, ज, झ, य ना, मतलब जीभ कहाँ जाता है? तालू के पास। तो तालू हो गया। च छ का क्या हो गया? तालू हो गया। उसके बाद ट ठ का, ट ठ का देखिए, ट ठ का अगर उच्चारण करते हैं तो जीभ कहाँ जाता है? मूर्धा के पास जाता है। जीभ कहाँ जाता है? मूर्धा के पास, मतलब मसूड़ा के पास, दांत से जस्ट ऊपर, मतलब तालू के नीचे, दांत के ऊपर बीच वाला हिस्सा में अगर जाता है तो वहां क्या है? वो वही मूर्धा है। जैसे बोलिए ट ना, वहां पर जाके टकराता है। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धंत न ना। ये क्या हो गया आपका? जैसे यहाँ पर इसका कहा भी जाता है, ट वर्ग में क्या आता है? मूर्धंत न, मतलब ट ठ पूरा क्या है? मूर्धा है। ट ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसके बाद दंत का, दंत का मतलब जीभ देखिए आपका कहाँ आएगा? दांत के पास आएगा। जैसे आप बोलते हैं इसको, त थ का वर्ग का उच्चारण करते हैं, त थ द ध न, मतलब जीभ स्पष्ट रूप से कहाँ आ रहा है? दांत के पास आ रहा है। तो ये पूरा किस में चल जाएगा? दंत हो गया। इसका उच्चारण स्थान दंत हो गया। ओष्ठ, अब देखिए बिना ओष्ठ का हम प फ को बोल ही नहीं पाते हैं। जैसे बोलेंगे प फ ब भ म, मतलब आप किसी का अगर ओष्ठ पकड़ के कहेंगे बोलो प फ, तो नहीं बोल पाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा, नहीं बोल पाएगा वो। तो बिना प मतलब ओष्ठ का हम प फ का उच्चारण नहीं कर सकते। तो प फ का जो है, प वर्ग का जितना भी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। उसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। यहां तक समझ गए हम लोग। अब देखते हैं आगे स्वर का जो है, इसका दिक्कत नहीं है, वर्ण का इसका दिक्कत नहीं है। अब स्वर का, स्वर का देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे पास स्वर कितना? 11 स्वर है। 11 स्वर में सबसे पहले अ आ से शुरू होता है। अ आ, तो सबसे पहले अ आ, मतलब देखिए हमारे पास उच्चारण स्थान 5 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसमें आ जाएगा, कंठ में आ जाएगा अ आ, कंठ में क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। कंठ में अ आ, एक जोड़ा इसको दे दिए, एक जोड़ा इसको दे देंगे ना। छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, एक जोड़ा दे दिए कंठ को, एक जोड़ा दे दिए किसको? तालु को। और हम जानते हैं कि उसके बाद जो होता है, उसके बाद क्या होगा? ऊ होगा ना, छोटी ऊ और बड़ी ऊ। तो छोटी ऊ बड़ी ऊ, इसका उच्चारण ऊ ना, छोटी ऊ या बड़ी ऊ का कीजिए। ऊ मतलब आप जैसे उच्चारण करते बिना ओष्ठ का ऊ का उच्चारण हो ही नहीं सकता। ये कहाँ जाएगा? ओष्ठ में जाएगा ना। तो इसको कहाँ डाल दिए? ओष्ठ में डाल दिए। और उसके बाद आपका देखिए मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा में देखिए यहाँ रेप लगा हुआ है। इसका हम ट्रिक दे रहे हैं कि मूर्धा में क्या है? रेप है। तो इसका मतलब र इसी में रहेगा, री भी इसी में रहेगा और र भी इसी में रहेगा, मूर्धा में ही रहेगा ना। र कहाँ रहेगा? मतलब ये तो भूलिएगा ही नहीं आपकी, र कहाँ रहेगा? मूर्धा में रहेगा, क्योंकि मूर्धा में खुद यहाँ रेप लगा हुआ है। तो री और र कहाँ चल जाएगा? मूर्धा में। नहीं तो हम ऐसे भी, आप देखिए योरो लोगों को कैसे हम सजाते हैं कि कंठ को केवल छोड़ करके, कंठ को केवल छोड़ करके हम योरो लोगों को सजाते हैं। तालु से देखिए, तालु में रखते हैं य र ल, य र ल ना, तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, मतलब केवल कंठ को छोड़ करके हम क्या किसको लिख देते हैं? य र ल को, य र ल को। और उसके बाद आपका आ जाता है स। तो तालु से तालम स, मूर्धा से मूर्धन स, दंत से दंत स। इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता क्योंकि इसके नामे में इसका है। ताला में स है तो तालु होगा, मूर्धन में स है तो मूर्धा होगा, और दंत स है तो दंत होगा। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी देता है एग्जाम में, ये सब कुछ देता है। अब देखिए, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे ऊपर में जो है, सबसे ऊपर में आपका विसर्ग है और सबसे नीचे में आपका यहाँ पर लिखे 10वां नंबर में अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार, सबसे ऊपर में विसर्ग और सबसे नीचे में अनुस्वार है ना। अनुस्वार का नासिक है, अनुस्वार का नासिक है, और विसर्ग का आपका क्या हो गया? कंठ। विसर्ग का क्या है? कंठ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो उच्चारण स्थान बनता है ए ऐ ओ औ, ए ऐ और ओ औ का, इसका देखिए बनता कैसे ये हम बताते हैं। इसका कंठ तालु कैसे हुआ? क्योंकि देखिए ए ऐ जो बना है ना, ए ऐ किससे बना है? अगर ए ऐ का बात करें हम तो किससे बना है? ये अ और ई से बना है। अ और किससे बना है? अ में अगर ई को, अ में अगर ई को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। इसके बारे में हम संधि में पढ़ेंगे। अ में अगर ई को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है ना, ए बन जाता है, ए बन जाता है। इसका मतलब अब देखिए इसी से हम ए का उच्चारण स्थान निकाल देंगे। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसका क्या हो गया? कंठ हो गया। और ई का उच्चारण स्थान देखिए क्या है? तालु है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। और ये दोनों जातीय वर्ण है, ये दोनों क्या है? सजातीय वर्ण है। तो ए इसी में आ गया आपका कंठ तालु। क्या हो गया? कंठ तालु का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और
कंठ तालु का उच्चारण ए हो गया, मतलब कंठ तालु में क्या आ गया, ए, कंठ तालु में ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ तालु, क्योंकि ये ए किससे बना है, अ से बना है, किससे बना है, अ और ई से, अ और ई से, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु हो गया। उसी तरह का हम इसका बात करें, ओ का बात करें तो ओ देखिए किससे बना है, ये बना है अ से, और किससे बना है, और उ से, और किससे, उ से, अ और उ से, तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ ओष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ ओष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ तालु। केवल यहाँ पर इसका एक अलग है, जैसे दंत ओष्ठ है वो का, इसका याद रख सकते हैं, स्पेशली इसी को तो याद रखना है, बाकी बात इसको तो हम सजा के लिख सकते हैं आराम से अपने से। दंत ओष्ठ का क्या हो गया, वह हो गया, और स्वर यंत्र से ह का उच्चारण किया जाता है, स्वर यंत्र मतलब इसी स्वर यंत्र का ही नाम क्या है, अलीजिह्वा, अलीजिह्वा। आप किसी पुस्तक में आपको मिलेगा ह को दे दिया है, ह को इसी में डाल दिया गया कंठ में, लेकिन वो संस्कृत में होता है, वो किसमें होता है, संस्कृत में, हिंदी में वैसा नहीं होता है। तो ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र हो गया, और वह का क्या है, दंत ओष्ठ, वह का दंत ओष्ठ, मतलब आप इसको जो है ना सीधा उच्चारण स्थान ऐसे लिखिएगा, सबसे पहले एकदम लिखना है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, 5 को उच्चारण स्थान का नाम लिख लेना है, और 5 में बैठा देना है। सब पहला वाला हो जाएगा क वर्ग ना, मतलब क ख ग घ ङ, उसके बाद च वर्ग च छ ज झ य, उसके बाद ट वर्ग ट ठ ड ढ मूर्धन्त न, उसके बाद त वर्ग त थ द ध न, उसके बाद प वर्ग प फ ब भ म, हाँ सबको लिख देना हो गया। और उसके बाद जो स्वर को कैसे सजाएंगे, तो पहला जोड़ा दे देंगे कंठ वाला में ओ आ दे दिए, दूसरा वाला में दे देंगे हर्षई दीर्घई, तीसरा वाला में री दे देंगे ना, ये तो री किसी का है, स्वर का ही नहीं हिस्सा है, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्घऊ, उसके बाद क्या आता है, री आता है। जिसमें हम बताए थे ऊ का एकदम देखिए, ऊ का स्पष्ट रूप से उच्चारण किससे हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है, तो ऊ को कहाँ डालेंगे, ओष्ठ में। वो कहाँ है, ऊ मतलब छोटी ऊ रहे या बड़ी ऊ रहे, वो कहाँ आएगा, ओष्ठ में आएगा, वो कहाँ आएगा, ओष्ठ में। उसके बाद यरो लव को हम कंठ को छुड़ा करके कहाँ से लिख सकते हैं, तालु से, तालु मूर्धा दंत य र ल, उसका स्व को हम लिख सकते हैं तालु से, यहाँ तालम स्व मूर्धन स्व दंत स्व, तालम स्व मूर्धन स्व दंत स्व, और कंठ तालु का हो गया ए। सिर्फ याद रखना है इसमें क्या है, और ए जो बना है किससे बना है, अ और ई से बना है, अ और ई से, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु। और ओ किससे बना है, ओ किससे बना है, ओ और उ से, अ और उ से, इसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, और वह का क्या है, दंत ओष्ठ, वह का उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ। और स्वर यंत्र से किसका उच्चारण होता है, ह का, स्वर यंत्र से ह का। इसके बाद नासिक से अनुस्वार का उच्चारण होता है, अनुस्वार का उच्चारण नासिक से होता है। नाक बंद करके आप अनुस्वार का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, नाक को बंद कर दीजिए, नाक का उपयोग नहीं करना है, उसके बाद अनुस्वार बोलिए तो बोल लीजिएगा, बोलिए अनुस्वार नहीं होगा ही नहीं। नाक बंद करके आप अनुस्वार का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। विसर्ग का आपका कंठ ही होगा, विसर्ग का क्या होगा, कंठ ही होगा। इस तरह से उच्चारण स्थान को हम जान गए। देखते हैं इसमें संयुक्त अक्षर का उच्चारण स्थान। संयुक्त अक्षर में आता है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र आता है। अगर इसका हम विच्छेद का बात करें, तोड़े इसको संयुक्त अक्षर को, क, स और अ इसमें टूटता है, और इसका उच्चारण स्थान अगर हम निकालें तो क का उच्चारण जैसे हम पढ़े थे अभी, क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और मूर्धन स्व का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो अक्षा का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ मूर्धा कंठ, कंठ मूर्धा कंठ। इसी तरह इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, और व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर हम कहें कि मूल टोटल इसको अगर जोड़ दें तो 44 हो जाता है। हिंदी में मूल वर्ण या साधारण वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी में मूल वर्ण या साधारण वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। अब इसी में अगर हम जोड़ दें ताड़न जात वर्ण को, ताड़न जात वर्ण ड या ढ के नीचे अगर हम ताड़न जात चिन्ह लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अढ़ हो जाता है, और इसको जोड़ने से कितना हो जाता है ये आपका। उसके बाद अयोग्यवाद ध्वनि है, अनुस्वार और विसर्ग, अयोग्यवाद ध्वनि अंक अ, और उसके बाद संयुक्त अक्षर 4, ये सबको जोड़ देते हैं तो 52 हो जाता है।
और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। कैसे कैसे कौन कहा है, ये तो यहाँ लिखा हुआ ही है। उसके बाद विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण और कहता है मतलब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अर्धचांद लगा हुआ है। उसके बाद ये उर्दू फारसी का वर्ण है क ज फ, ये 4 हो गया। ये 4 को जोड़ देंगे टोटल 56 हो जाएगा। तो हिंदी में ये भी सुनने को मिलता है मानक वर्णों की संख्या कितना है, 56। जैसे हिंदी में जो आपका वर्ण का 3 आपका भाग हो गया, एक हो गया 44, उसके बाद 52 और उसके बाद 56, सबका अलग अलग हो गया। मतलब तब तक के लिए जय हिंद।